कैसा हुआ बेटा आज का आपका 12th क्लास का हिस्ट्री का एग्ज़ाम। पेपर देखकर मेरा तो मन बहुत खुश हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपका भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। मेरे पास है सेट नंबर 3 और सेट नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन पूर्व ब्रिगेडियर और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। तो जो सभी नाम जो इसमें दिए हुए हैं बेटा, इसमें से जो सही आंसर है वो है R.E.M. व्हीलर। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आप एक इमेज देख रहे हो। तो ये इमेज किसकी थी बेटा? आपने जब 4th चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखा था कि सांची के स्तूप को बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो ये जो इमेज है ये है शाहजहां बेगम, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट थी वो सही थी। पहली स्टेटमेंट थी कि हड़प्पा जो स्थल है वो अर्ध शुष्क एरिया यानी कि सेमी एरिड एरिया में स्थित है। दूसरा कहा था कि कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हमने पढ़ा था कि वहाँ कुएं नहरें सभी थी। हड़प्पा पुरा स्थलों में नहरों के अवशेष नहीं मिले हैं, नहीं मिले थे। हड़प्पा पुरा स्थलों में लोहे के फाल हलों का कि हड़प्पा में लोहे की खोज हुई नहीं थी, इसलिए जो पहली स्टेटमेंट है वही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि हड़प्पाई लिपि जो हमारी हड़प्पन स्क्रिप्ट है उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। पहली थी कि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ये लिखा था कि ये लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती है, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, तो यही स्टेटमेंट गलत है बेटा। हमने पढ़ा था कि जो हड़प्पाई लिपि है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ही है। अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें से पूछा गया था कि एक प्रथा जिसमें एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती थी, तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन सी, यानी कि बहुपत्नी, पॉलीगैमी। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में एक असर्शन था और एक रीज़न था। असर्शन था कि 8वीं सदी में कैलाशनाथ मंदिर को पहाड़ी काटकर बनाया गया था, और रीज़न था कि मंदिरों को पहाड़ काटकर जो कृत्रिम गुफाओं का रूप देने का आदेश राजा अशोक ने दिया था। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है और असर्शन रीज़न की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जिस इन्फॉर्मेशन को आपको पहचान कर बताना था कि किस यात्री की बात की जा रही है। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन सी, यानी कि इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 8 जहां आपको बेटा ये 4 घटनाएं दी हुई थी और आपको इसको सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था, तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से सिखों के किस गुरु ने आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन बी, यानी कि गुरु अर्जन देव जी। नंबर 10 था बेटा, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस दरगाह का स्थान नीचे दिए गए विकल्पों में से पहचानिए। यह शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है और अकबर ने इस दरगाह का कई बार दौरा किया। तो सही जवाब है बेटा ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 11 था, मुगल ग्रामीण समाज का निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सुमेलित था, यानी वो करेक्टली मैच था। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन डी, मनसबदार जो कि सैनिक नौकरशाह थे। क्वेश्चन नंबर 12 था जहाँ पर आपको इसको मैच करना था बेटा। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा ये विजयनगर में से था और इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 था, यहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी और आपको बताना था कि ये किसकी बात की जा रही है कि असम में ये जंगली कबीलों के सरदार राजा बन गए थे, बदले में सैनिक सेवा देते थे और जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का ऐलान कर रखा था। तो यहाँ बात हो रही थी बेटा असम के अहोम कबीले की, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त यानी जो परमानेंट सेटलमेंट था उसको लागू करने के अंग्रेज़ों के प्राथमिक उद्देश्य को बताना था। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन डी, यानी ब्रिटिश सरकार को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 था कि आपको वीर शैव परंपरा के बारे में कौन सा सही विकल्प है वो चुनना था। तो इसमें 4 इन्फॉर्मेशन दी गई थी। तो पहला था कि इस परंपरा का उद्भव कर्नाटक में हुआ, तो ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन थी। दूसरा कि ये विष्णु के अनुयायी थे, ये गलत था क्योंकि ये शिव के अनुयायी थे। वे पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे, वो नहीं मानते थे। वे श्राद्ध संस्कार का पालन करते थे, वो नहीं करते थे, तो इसलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिवोल्ट ऑफ 1857 में बिहार क्षेत्र से इसका नेतृत्व किसने किया था। तो सही जवाब है बेटा ऑप्शन बी, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था। ये सबको मालूम है कि विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था, तो ऑप्शन सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, जिसमें बताया गया था कि किसने संविधान सभा में ये प्रस्ताव पेश किया था कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का समान अनुपात में होगा। तो यहाँ इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 19 भी संविधान से ही है कि आपको निम्नलिखित इन्फॉर्मेशन से ये जानना था कि संविधान सभा के किस सदस्य की बात की जा रही है। तो इसमें जो ऑप्शन था कि मद्रास में रहने वाले थे, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्वेश्चन नंबर 20 कि किस आंदोलन को लाल बाल पाल ने व्यापक बनाया था। सही जवाब है बेटा ऑप्शन बी, यानी कि स्वदेशी आंदोलन, जिससे ये लाल बाल पाल तीनों नेता बहुत फेमस हुए थे। है क्वेश्चन नंबर 21 कि अवध साम्राज्य के बारे में ये कहा गया था कि ये चेरी फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। ये कहा था बेटा 1857 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कहा गया था। तो सही जवाब है बेटा ऑप्शन सी। अब बात करते हैं बेटा अपने सेक्शन बी की। सेक्शन बी में भी 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए थे। पहला था कि शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करते थे, कैसे करते थे, बस्तियां स्थापित कर लिया करते थे, अभियान भेजते थे, सुदूर क्षेत्रों से उनके संपर्क थे। 23वां क्वेश्चन था कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, तो आपको बताना था कि अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है, इसकी कथाओं की पुनर्व्याख्या की गई है, मूर्तिकला चित्रकला में इसको स्थान दिया गया है। 24वां क्वेश्चन है वीर शैव परंपरा की मुख्य विशेषताएं। कर्नाटक में बासवन्ना के नेतृत्व में जो भक्ति आंदोलन चला था उसी के बारे में बताना था। क्वेश्चन नंबर 25 था कि पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत क्या था। आम खजाना होता था जिसमें गांव के हर व्यक्ति का अपना योगदान होता था और उस खजाने से कर अधिकारी की खातिरदारी और दूसरे कार्य किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको ऑप्शन मिला हुआ था कि 1857 के विद्रोह में अवध एक मुख्य केंद्र क्यों बना था, क्योंकि हम जानते हैं कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह को जब गद्दी से हटा दिया गया था और वो लोगों में बहुत लोकप्रिय थे। उसके बाद तालुकदारों से भी सत्ता छीन ली गई थी, किसानों की स्थिति दयनीय बन गई थी, इसलिए अवध में विद्रोह बहुत ही व्यापक रहा था। बात करते हैं 27 की बेटा, जिसमें 3 सूचियां पूछी गई थी। आपने पढ़ा होगा, मैंने अपनी वीडियो में भी ये क्वेश्चंस में बताया था कि केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, उन्हीं को आपको स्पष्ट करना था। 8 नंबर की बेटा ये 3 क्वेश्चन आए थे आपके सेक्शन सी में। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी था कि मगध एक शक्तिशाली महाजनपद क्यों था। 16 महाजनपदों में मगध के शक्तिशाली होने का जो कारण था वो था उसकी उपजाऊ भूमि, लोहे की खदानें, जंगली क्षेत्रों में हाथी का उपलब्ध होना, आने जाने के साधन, अजातशत्रु के जैसे योग्य और महत्वाकांक्षी शासक, इसकी सुरक्षित राजधानियां। क्वेश्चन नंबर 29 में भी ऑप्शन था नमक सत्याग्रह पूछा गया था या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। दोनों ही आपने तीनों मूवमेंट गांधी जी के बहुत अच्छे से किए थे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 30 था आपका विजयनगर से, जिसमें पूछा गया था विजयनगर साम्राज्य के उत्थान और पतन के कारण, और दूसरा था विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी। दोनों क्वेश्चन आसान थे। विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी जो अब्दुल रज्जाक के द्वारा इसका वर्णन किया गया था, पहले भी बताया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये आपके एग्जाम में आ गया। उसके बाद बेटा आपके ये थे केस स्टडी वाले क्वेश्चंस थे। तीनों क्वेश्चंस ही मैं देख रही हूँ, तीनों पैसेज थे वो काफ़ी आसान थे। तो ये 4-4 नंबर के आपके 3 पैसेज थे। अब बात करते हैं बेटा हम अपने मैप की, जो आपका आया था मैप में भी देखिए बनावली भरना था आपको। बनावली हरियाणा में, भरहूत जो बौद्ध स्थल है वो आपको मध्य प्रदेश में दिखाना था। अब आगरा और दिल्ली से सभी परिचित हैं, आगरा आपको यूपी में दिखाना था। इसके अलावा ये रिवोल्ट 1857 के 2 केंद्र थे, तो उम्मीद करती हूँ कि आपने उन्हें ठीक से भरा होगा और आपके मैप में भी पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये था जो आज का आपका पेपर था CBSE का, बहुत ही ईजी पेपर आया था और ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। चलिए इंतज़ार करेंगे फिर हम अपने रिजल्ट का। धन्यवाद।